नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ में अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, मायावती जी का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने राम मंदिर चढ़ावे को लेकर बोला है और ये शायद पहली बार उन्होंने इस मसले पर बिल्कुल बोला है कि सारे बयान आ रहे थे नेताओं की तरफ से, और अगर बसपा को भी विपक्ष माना जाए तो उसकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। बिल्कुल। और ऐसे नेता बोल रहे थे, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है कि मंदिर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, उसमें एक ऐसा रोल मॉडल लेना चाहिए कि जिस मंदिर की व्यवस्था सुचारू तौर पे चलती हो, उसका हमको अनुकरण करना चाहिए। और एक ऐसा ही ट्वीट है। और इसके अलावा बसपा एक्टिव ही है अम्बेडकर नगर में और अयोध्या में उन्होंने रैलियां की थी। उनके कार्यकर्ता सम्मेलन नाम दिया गया था उनको, वहाँ संबोधन था। लेकिन अब सहारनपुर में 1 जुलाई को यानी कल एक बड़ी रैली करने बसपा जा रही है और वहाँ बहन जी खुद पहुंचेंगी, संबोधित करेंगी रैली की। और ये शायद उनके 8-9 महीने के बाद कोई वैसी पब्लिक एड्रेस उनका होगा। 8 अक्टूबर को शायद रैली हुई थी जिसमें उन्होंने संबोधन किया था। तो इसको लेकर है सहारनपुर, चूंकि एक समय बसपा का गढ़ रहा है, बहुजन आंदोलन के नायक बहुत कांसीराम वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, बहन जी भी वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। सहारनपुर, नगीना, बिजनौर के हिस्से में बसपा का एक समय बामसेफ का मूवमेंट और दोनों रहता था। तो इस इलाके में अब जरूरी ये भी हो जाता है मनीष कि चूंकि चंद्रशेखर का भी गृह जिला ही है, ये सहारनपुर देहात के रहने वाले वो भी हैं। इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, वो वहाँ से सांसद ही हैं। तो बहन जी का भी एक समय पर गढ़ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में। तो बहन जी की ये रैली मतलब उनकी सक्रियता क्या रंग लाएगी? नहीं, देखिए, मुझे तो चंद्रशेखर से ज़्यादा प्रभावशाली दूसरे फैक्टर्स लग रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर को बहुजन समाज पार्टी अभी भी बिल्कुल भी नोटिस ज़्यादा नहीं लेती है। रणनीति मान लीजिए, जो भी कह लीजिए। बिल्कुल। और उसकी वजह भी है। चंद्रशेखर का पश्चिमी यूपी में थोड़ा मोड़ा प्रभाव हो सकता है, लेकिन सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल, यहाँ पर चंद्रशेखर को कैंडिडेट खोजना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, कई बार प्रेस जो है, मीडिया जो है, वो चंद्रशेखर को बहुत स्केल अप करके भी बताता है। ये भी एक सच्चाई, स्केल अप करके बताता है। दूसरा, एक उनके पर्सनैलिटी में थोड़ा एक्टिविज्म है। एक्टिव रहते हैं तो सुर्खियों में आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इससे बड़ी बात ये लग रही है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल से ही पश्चिमी यूपी में लगातार कई कार्यक्रम उसने किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के लगातार दौरे हुए। मेरठ के और नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, रैपिड रेल का। एक बात मैं आपकी बात में जोड़ दूं कि भाजपा के प्रोग्राम आप कह रहे हैं, जयंत चौधरी लगातार सक्रिय हैं, रोज लगभग उनकी हर नहीं, उनका तो खैर मान लीजिए, जयंत चौधरी का तो कोर एरिया ही है। वो तो गाजीपुर और बलिया में कर नहीं सकते, उनकी अपनी मजबूरी है, उनका सीमित दायरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी अभियान की एक तरीके से शुरुआत परोक्ष रूप से पश्चिमी यूपी में ही सक्रियता से की। समाजवादी पार्टी की जो अभी तक एक रौती रैली हुई है, वो भी दादरी में हुई, जहां भाईचारा गुर्जर सम्मेलन हुआ। अब मायावती भी पश्चिमी यूपी से ही बिगुल फूंक रही हैं, चूंकि सहारनपुर स्ट्रॉन्ग होल्ड वो पूरा इलाका रहा है। बिल्कुल। तो इस नजरिए से, और ये बड़ी बात ये है कि कम से कम मायावती जनसभा के लिए आई तो सामने, जो कि कल उनकी पहली रैली होगी। और जो उनके कार्यकर्ता बहुत दिनों से चाहते थे कि बहन जी आए सामने, वो चीज। बाकी देखिए, पार्टी गांव में काम कर रही हो, बूथ पे काम कर रही हो, जिलों में काम कर रही हो, मंडलों में काम कर रही हो, सब ठीक है। लेकिन मुखिया की मिसिंग एक बड़ी बात होती है। और अब लग रहा है कि मायावती उतर आएंगी। और जैसा कि राम मंदिर के मामले पर भी उन्होंने बोला करके एक तरीके से उपदेश देने की कोशिश की है, जैसा कि अक्सर मायावती ऐसे मुद्दों पर कहती हैं। वो सलाह है, विरोध नहीं है उनका, कोई आरोप प्रत्यारोप जैसा नहीं है। बिल्कुल। और इसमें दूसरी ये भी है कि मायावती जी सहारनपुर में रैलियां कर रही हैं और अभी तक मनीष ये लग रहा है कि वो, आप अगर मतलब उसका प्रशासनिक विभाजन करें तो शायद वो मंडल स्तर पर रैलियां करेंगी। ऐसा लोग कह रहे हैं। तो हो सकता है सहारनपुर एक करें, नोएडा या मेरठ कर दें। बिल्कुल। इस तरह से ही उनके क्रम रहेंगे। बल्कि उनके कार्यकर्ता तो ये चाहते हैं कि वो हर जिले में जाएं, प्रत्याशी भी यही चाहते हैं। चलिए अगली खबर पे आते हैं। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग दलित राजनीति की बात कर रहे थे, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी भी दलित बनाए गए हैं। दलित समुदाय से आने वाले राजेंद्र पाल गौतम, वो उत्तर प्रदेश आएंगे। और प्रदेश अध्यक्ष के भी बदलने की चर्चाएं चल ही रही हैं कि कांग्रेस नए समीकरण लाएगी और सब। तो इस समय बड़े सारी दलित राजनीति बहुत एक्टिव है पूरे प्रदेश में। बिल्कुल। तो राजेंद्र पाल गौतम, चूंकि उनकी राजनीतिक पहचान यही है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे और दिल्ली में एक्टिव रहते थे। बाकी अम्बेडकर आदि आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस को कुछ उबार पाएंगे वो यहाँ पर?
देखिए, कांग्रेस के उबारने की जहां तक बात है, वो तो एक दिन का कोई एजेंडा है नहीं, या किसी एक नेता के बस की बात नहीं, वो भी प्रभारी। देखिए, प्रभारी की बहुत जबरदस्त सक्रियता नहीं होती पार्टी यूनिट में, और वो तो एक गार्डियन के तौर पर होता है। तो प्रदेश अध्यक्ष एक की पोस्ट है, उस पे देखना होगा कि अजय राय को रिप्लेस करने के बाद किसको कांग्रेस बनाती है। बहुत संभावना है कि जैसा कि अन्य पार्टियों में है कि ओबीसी कम्युनिटी का प्रदेश अध्यक्ष है, भाई बीजेपी में पंकज चौधरी, सामाजिक समीकरण साधने वाली, तो ओबीसी से कोई वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के बाद थोड़ा सा जो अम्बेडकराइट वॉइस है कांग्रेस में, वो लाउड हुआ है और वो लगातार बोल रहे हैं, अपना सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल, जिसमें वो बड़ा प्रमुखता से मुद्दे उठाते हैं। हाँ, वो अविनाश पांडे की तरह सुस्त नहीं है और वोकल हैं। तो अब 1 जुलाई को वो लखनऊ आएंगे, और आने के साथ साथ बहुत सारे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के बीच के शहर जितने एक्सप्रेसवे पड़ेंगे, वहाँ उनका स्वागत होगा। यहाँ भी अम्बेडकर महासभा हो जाएंगे, और इसके अलावा हजरतगंज में चाहे वो महात्मा गांधी की प्रतिमा हो, या झलकारी बाई की प्रतिमा हो, अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा हो, इन सब पर वो जाएंगे। सारे बहुजन नायक जो हैं उनको वो है, और इससे कम से कम इतना तो होगा कि लोग नेटवर्क होते हैं, अगर आप सक्रिय होते हैं, 1500 लोग जुटते हैं। और अनुराग, उधर अजय राय ने भी अपनी सक्रियता बहुत बढ़ा दी है। आज वो अयोध्या पहुंचे और वहां उनको पुलिस ने रोका, राम मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। हालांकि इससे कुछ दिन पहले भी वो गए थे, तब तो सिर्फ बयान देके लौट आए। हफ्ते भर पहले वो गए थे, उन्होंने हनुमानगढ़ी राम मंदिर में चैन से दर्शन किया, बाहर निकले, मीडिया को बयान दिया, लखनऊ वापस आए। लेकिन इस बार कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल गया है। अजय राय हैं, उसमें 4-5 सांसद हैं, फरेंदा के विधायक वीरेंद्र चौधरी हैं, इसके अलावा पूर्व एमएलसी दीपक सिंह हैं। तो ये एक पूरा उनका प्रतिनिधि मंडल गया है। इसलिए मुझे लगा, हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल भी गए थे, पुलिस ने टोका-टाकी नहीं की थी। संजय सिंह और ये तमाम सारे लोग, बहुत सारे नेता लोग गए थे पुलिस ने, और हालांकि उनमें सब राम मंदिर नहीं जाना था उनको, लेकिन किसी को रोका अब अजय राय को पुलिस ने क्यों वहां हाउस अरेस्ट कर लिया, उनको वहां जाने नहीं दिया गया। और जहां अभी खबर ये आई है कि उनको कुमारगंज रखा गया है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर भी बैठे हैं। तो पुलिस कांग्रेस को टॉनिक दे रही है ऐसा लग रहा है। इससे कम से कम सुर्खियां तो आती हैं हाउस अरेस्ट करने से, और ये अपनी वो राजनीति होती ही है। सीएम मुरादाबाद में उन्होंने रात्रि प्रवास किया, और अब वो रामपुर में भी जाएंगे और वहाँ तमाम योजनाओं को लॉन्च करेंगे। बरेली में भी उनका कार्यक्रम है आज। नहीं, उस योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 690 करोड़ की लागत से बनी 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो ये तो तमाम जिलों में चल ही रहा है, अभी आप लगातार हाथरस, अलीगढ़, लगभग पूरा प्रदेश नाप दिया है। हाथरस, इसके बाद मुरादाबाद, इधर पूरब में भी गोंडा, अयोध्या, सब जगह। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस रैली में योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। उन्होंने बोला वो अब राम भक्त के साथ साथ कृष्ण भी आ गए हैं। कृष्ण भी आ गए, लेकिन रामपुर में उन्होंने आजम खान का नाम तो नहीं लिया अनुराग, लेकिन आजम खान पे सबसे बड़ा हमला ये किया कि रामपुर में गरीबों की जमीन कब्जा कर ली जाती थी, लूट ली जाती थी, चाकू के दम पर ले ली जाती थी। और एक खास बात उन्होंने ये कही कि सत्ता जब निरंकुश हो जाती है तो इस तरीके का अन्याय करती है, और जब इस तरीके का अन्याय सत्ता करती है तो जनता जनार्दन उसे पलट देती है। सुनते हैं योगी आदित्यनाथ को। 2017 के पहले का रामपुर और 2017 के बाद का रामपुर आप सबके सामने है। एक समय था जब यहां पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, जब रामपुर में वाल्मीकि समुदाय के जमीनों से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाता था। सत्ता जब निरंकुश होती है, अन्याय का पर्याय बन जाती है, और समाजवादी पार्टी में यहां के दलितों की आवाज को, यहां के गरीबों की आवाज को उसी अन्यायी सत्ता ने बंद करने का काम किया था। और जब भी सत्ता अन्यायी होती है, जनता जनार्दन उसको पलट करके रख देती है। सीएम योगी ने क्या कहा, ये सुना ही लोगों ने, और सीएम के लगातार मनीष कार्यक्रम है। मुझे लग रहा है कि अभी ये एक चक्कर में तो पूरा प्रदेश सीएम निपटा देंगे, बिल्कुल, योजनाओं की लॉन्चिंग और इसके बहाने कुछ सियासी बातें भी होती हैं। बाकी आज मौसम सुहाना हो गया है,
और मैं तो मान के चल रहा हूँ कि मानसून आ गया है। मानसून का आगमन प्रदेश में हो चुका है। ओहो, खुशी का स्वागत है। बिहार की सीमा से लगे हुए जिलों से मानसून का प्रवेश हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4 दिनों तक, मतलब अगले जो 5 दिन का प्रेडिक्शन मौसम विभाग ने जारी किया है उसके अनुसार पूरे प्रदेश में बौछारें पड़ेंगी। उसकी तीव्रता को लेकर थोड़ा आप सवाल पूछ सकते हैं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, घनघोर बारिश कहीं हो कहीं छिटपुट हो, लेकिन ये है कि जून के आखिरी दिन ही सही, लेकिन ये लिखा जाएगा कि जून में मानसून का प्रवेश हो। ऐसा नहीं हुआ कि जून में नहीं आया। हाँ, जून में नहीं आया। बहुत तड़प थी अनुराग, खेती किसानी को लेकर और चाहे शहर वासियों गांव वासियों को लेकर। इतनी तपन, इतनी उमस, इतनी गर्मी थी, सबको चैन सुकून मिल गया है। लेकिन जो अभी मानसून का प्रवेश हुआ है, सेंट्रल यूपी तक इसका हमें असर दिखा है। पश्चिमी यूपी तक अगले 24 से 48 घंटे में वहां भी असर पहुंच जाएगा। बाकी पश्चिमी यूपी में मौसम कुछ इधर उधर लोकल डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ा सुहाना हो ही जा रहा था। बिल्कुल। तो उनको भी 1-2 दिन में मानसून की भी बौछारें मिलेंगी। चलिए, ये अच्छी बात है। मानसून आ गया है, मौसम का आनंद उठाइए। यूपी की सुर्खियों को यही विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।